हेलो गाइज, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 में एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग फर्स्ट जो है उसमें अध्याय 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार पर चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनकी ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारे जो लड़की हैं वो लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के लिए वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं। ये समस्याएं परिवारों में आती हैं। 2 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों को शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति के साथ चिता में ही जिंदा जल जाएं। ये ऐसी रीति रिवाज हमारे भारतीय समाज में थी। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला है। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। ऐसे विचार हमारे भारतीय समाज के लोगों के थे। चित्र नंबर 1 में सती बाल्थाजर सोल्विन द्वारा बनाया गया एक चित्र है जिसमें सती प्रथा को प्रदर्शित किया गया है। भारत में आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से एक ये तस्वीर है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का माना करते थे। इसके साथ व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जो जातियां थी जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आया करते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। ये सब शूद्र की श्रेणी में आया करते थे। काश्तकार यानी किसान वगैरह, बुनकर वगैरह, कुम्हार वगैरह, ये सब कौन थे उस समय? शूद्र थे। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे किया करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य माना करते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जातियां भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। श्रवण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट हैं, तालाब हैं पर नहाने की छूट इन लोगों को नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कानून, कायदे हैं और नज़रिए हैं धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें ऐसा क्यों हुआ। कौन कौन से विचार हैं, कायदे हैं, कानून हैं बदले। परिवर्तन की दिशा में बढ़ते कदम।
19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसें और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि इन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी जो भाषाएं हैं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त किया करते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच में चर्चा भी हुआ करती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के जो आंदोलन है उनसे जुड़ी हुआ करती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और जो सुधार संगठन है की तरफ शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने का जो जन्म 1772 1833, उनकी मृत्यु, इनका जो काल है 1772 से 1833। इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो यानी ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन है वो बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज का नाम दिया जाता है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का जो नया ढंग है उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। गतिविधि, क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छापने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस तरह की चर्चाएं हुआ करती थी या किस तरह के विचार आया करते थे? राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। उन्हें बाहर जाने और पढ़ने लिखने की कोई इजाज़त नहीं थी। विधवाओं की जिंदगी कैसी थी और उनमें बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि जो विधवा औरतें हैं को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा, जिसकी अपने ऊपर चर्चा की है, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय जो थे संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे, जानकार थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आप अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगा दी गई? 1829 में। ये चित्र नंबर 2 जो राजा राम मोहन राय का है, रमबोन पील द्वारा बनाया गया चित्र है 1833 ईस्वी का। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, इसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास किया करते थे जो उनकी सोच और समर्थन करते थे। इसके बाद में दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज जो परंपरा है कि वह उसके प्रारंभिक के खिलाफ है। चित्र नंबर 3, कुंडों पर झूलने का जो त्यौहार है,
इस चित्र में दिखाया गया है। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त प्रारंभिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट झेला करते थे और अभ्यास किया करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाया करते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब भारतीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर इसकी आलोचना की तो इस त्यौहार को खास तौर से आलोचना की गई। इस त्यौहार की बार बार आलोचना की जाती है। स्रोत नंबर 1, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचक के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में भी इसी तरह का एक उदाहरण अपने सामने पेश किया गया है। सती समर्थक: औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति के मृत्यु के बाद उसके साथ ही जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु कहीं कहीं जो धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। अब सती जो विरोधी है उनके मत: आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया है? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती है? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता या हो सकता है कि पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे सक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? गतिविधि: ये संवाद 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने हैं। उन्हें लिखें, देखें कि तब और अब की दलीलों में क्या फर्क आया है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरे सलीगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बावजूद विवाह करने वाली जो विधवा महिलाओं की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। चित्र नंबर 4, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे जो लोग थे उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे जो लोग थे उन्हें लगता था कि इससे लड़कियां हैं वो बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए।
फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी जो है उसके बारे में क्या पढ़ा था? ये महिलाएं, ये ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी थी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया था। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। ये चित्र नंबर 6, इसमें हिंदू महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं, 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से काफ़ी जो कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विश्वविद्यालय ऐसी शुरुआती संस्थाओं में से एक था जहां वहीं शिक्षा दी जाती थी। उस समय लड़कों को भी वहां शिक्षा दी जा रही थी। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश होने लगी थी। उनमें से कुछ शिक्षक और कुछ शिक्षिका बन गई थी। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो लिखने लगी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद जो सामाजिक फर्क है उनकी आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों और हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जब औरत का पति मर जाता था, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? या तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाओं से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल और चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो, और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरतों का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी आँख को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आओ भक्त और शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जहाँ महिलाएं जो विवाहित महिलाएं जाती हैं, और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी दुर्भाग्य उसके माथे पर मंडा हुआ है।
उसका चेहरा देखा नहीं जाता है, यह अशुभ होता है। ये ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक लिखी उसका लेख। जाहिर है कि इन सब बातों में रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीकों अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख चुके हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाओं को मताधिकार, बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे थे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष भी किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। बाद में यह उम्र बढ़ा करके अब वर्तमान तक क्रमशः 21 वर्ष लड़कों की और 18 साल लड़कियों की कर दी गई है। चित्र में 8 साल की दुल्हन का ये और दूल्हे का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह है उस समय जो है विवाह किए जाते थे। यह है 20वीं सदी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की जो शादी है वो 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया था उनमें से कई जातीय गैर बिरादरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा के समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारी ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन किया करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई जो लोग थे ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग हैं वो शहरों की ओर निकल कर नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे थे। नए कारखाने और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जाती थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियों को साफ करने वाले, सफाई
पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे और मजदूरी की जो मांग है वो लगातार पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। चित्र नंबर 9 में एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी का चित्र है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से जो ज़्यादातर मजदूर हैं वो निम्न यानी निचली जातियों के होते थे। जूते कौन बना सकता था? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। चित्र में जूते बनाने वाले मंदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के जो शव हैं उनको साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर हैं। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय जो था में बहुत सारे लोग महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। चित्र में गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जाते हुए। दुबला मजदूर जो हैं वो सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी किया करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम जो छोटे बड़े काम हैं वो ये लोग किया करते थे। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जो जातियां थी के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासी दास जो थे उन्होंने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनके सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के जो मतुआ पंथ है ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्थाओं को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है। गतिविधि आधारित प्रश्न। आइए कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठकर कक्षा में पढ़ाई जा रहे सबक को सुन रहे हैं, तब आपके दिमाग में किस तरह के सवाल पैदा होंगे। नेक्स्ट है, कुछ लोगों को लगता था
कि अछूतों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिति भी बेहतर थी। क्या आपकी राय में आप इस बात से सहमत हैं? इन सभी पंथों की स्थापना जो है ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे। उन्होंने उनके बीच ही काम करने, उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्ववादी जो जातियाँ थीं उनका अपमान करने के लिए उन्हें उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वामित्व का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया। गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबाराव फुले ने ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे का खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न नीच जाति मानना शुरू कर देते हैं। फुले के अनुसार ऊंची जातियां जो हैं का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के जो देशी लोग हैं, कथित निम्न जाति के जो लोग हैं, उनकी है। ये ज्योतिबाराव फुले का विचार था और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, उनमें इन विचारों को उन्होंने संकलित किया है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। ये फुले का मानना था। योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन किया करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों श्रमिक जो जातियां हैं और अति शूद्रों जो अछूत हैं को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। सत्यशोधक समाज का संगठन किसने किया? इसकी स्थापना किसने की? ज्योतिबाराव फुले ने। मैं यहाँ और तुम वहाँ। फुले जो थे उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी काफ़ी आलोचक थे। उन्होंने लिखा, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली कि जिससे लोगों को संपन्नता का गला काट दिया और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना जो सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदों से में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। ये ज्योतिबाराव फुले काश्तकार की चाबुक से तक याचा आसूड में इन्होंने इस प्रकार के विचार अपने प्रस्तुत किए। गतिविधि स्रोत नंबर 3 को ध्यान से पढ़ें। मैं यहाँ और तुम वहाँ से ज्योतिबाराव फुले का क्या आशय है? फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबाराव फुले। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृहयुद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर हैं जैसे महान दलित
नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। हम भी इंसान हैं। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार थे कि हम भी इंसान हैं। मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया ये चित्र, मंदिरों में कौन जा सकता था। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें श्रवण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा है। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के जो लोग थे बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को लेकर ब्राह्मण पुजारी थे वो गुस्से में हो जाते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह है कि प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने यानी आसपास जाने भी नहीं दिया जाता था। 1927 से 1935 के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हो गया था। कब? 20वीं सदी के आरंभ में। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो ऊपर से आए और उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावों को भी चुनौती दी। पेरियार नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने आरंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किए गए हैं तो उन्होंने निराश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जो जातियों के जो लोग थे उच्च जातियों से अलग अलग बैठने का इंतज़ाम और खाने का किया गया। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर दिया। उनका मानना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूती हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों में अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। ईवी रामास्वामी का चित्र। महिलाओं के बारे में पेरियार के क्या विचार थे? पेरियार ने लिखा है, तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतलियां बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जाना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। ये पेरियार जी के विचार थे। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता भगवद गीता रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई।
निम्न जो जातियां थी उनके नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जातीय स्वतंत्रतावादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं द्वारा, भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व है दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल और बहस और संघर्ष चलते रहे जो आज भी जारी है। गतिविधि आज भी जाति इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों बनी हुई है? औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज यानी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1830 ईस्वी में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। जो ब्रह्मो यानी ब्रह्म समाज के विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों के आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। डिरोजियो एवं यंग बंगाल 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सतह पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभिवादन भी किया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद का काल 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। उन्होंने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी के बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट रहने का आह्वान किया। इस आह्वान के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का संदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति के स्रोत बन गए। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने के लिए बाल विवाह के उन्मूलन और उनके लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई
जो धर्म ग्रंथ हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज मद्रास या चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखा करते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभावों एवं ऐसे आचरणों जैसे वे गैर सिख समझा करते थे से मुक्ति कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। चित्र में खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया। काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिबा फुले ने अपनी जो पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया। क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका से काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाया करते थे और वहां गोरे बागान मालिकों को बेच दिया करते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था। किन्हें? जो अफ्रीकी काले लोग थे उन्हें, जो ज़्यादातर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पौफटने से लेकर देर रात तक काम किया करते थे। सही ढंग से काम न करने पर इनको मालिकों के द्वारा सजा भी दी जाती थी, कोड़ों से पीटा जाता था, तरह तरह की यातनाएं इन्हें दी जाती थी। श्वेत और अश्वेत, श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत यानी काले लोग, सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 में अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो। क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश न हो। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया। इस चित्र में गुलामों की बिक्री, दक्षिणी कैरोलिना अमेरिका 1856। यहाँ संभावित खरीदार नीलामी के लिए अफ्रीका से लाए गए जो गुलाम हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम इसके पाठगत प्रश्नोत्तर हैं, पाठ सार है और इसके अभ्यास प्रश्न उन पर चर्चा करेंगे।